अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आपका इस्तकबाल करता हूँ EDH न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज हमारे बीच मौजूद है TRS पार्टी के सीनियर लीडर जनाब अब्दुल हक कमर साहब। आज हम बात करेंगे अवाम के सवाल को लेकर। आज हम बात करेंगे KCR के उन वादों को लेकर जो हुकूमत आने से पहले करे थे। जब तेलंगाना फाउंडेशन बनने से पहले KCR साहब जिस तरह के वायदे करे थे, आज हम उसी को लेकर जो अवाम के दिल में सवालात थे आज हमारे बीच में आ चुके हैं। उन सवालात को लेकर आज हम बात करेंगे जनाब TRS लीडर कमर साहब के, क्योंकि ये सीनियर है, पार्टी के मोस्ट सीनियर लीडर है। इनको बखूबी जो है हर चीज़ अच्छी तरीके से मालूम है। तो इस ताल्लुक से पहले मैं आपको अपना कमर साहब का इंट्रोडक्शन दे दूँ। यहाँ कमर साहब जो है TRS पार्टी में मोस्ट सीनियर लीडर रह चुके हैं। सबसे पहले TRS पार्टी का जो ऑफिस ओल्ड सिटी में इनाग्रेशन किया गया था, ओपन किया था, जो KCR साहब के हाथों आती है वो शख्सियत। तो आज हम इनसे बात करेंगे अवाम के सवाल को और KCR साहब को लेकर। तो बढ़ते हैं ये ख़ास प्रोग्राम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम साहब, आपका इस्तकबाल है EDH न्यूज़ में। अस्सलाम वालेकुम। और मोहम्मद साहब वालेकुम सलाम। और मैं आपसे मेरा अपना भी यानी कि मैं सामीन को मेरा भी अपना नाम और तमाम तफसील में वाज़े करना चाहूँगा। जी, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल हक कमर जी, और मैं TRS का फाउंडर मेंबर हूँ। जी, और जैसा आपने मुझसे पूछा कि आप इशू के इंसेप्शन से जब पार्टी में है तो डे ऑफ इंसेप्शन से है, तो जाहिर सी बात है कि इब्तिदा से हमारा वहाँ पर आने के पार्टी से वाबस्ता रहे। तो पार्टी से वाबस्ता रहने के बाद जो हमारे नशेब व फराज हमने जो पार्टी में देखा, वही वजह है कि हम जो भी बात बोलते हैं दो टोक और बग़ैर किसी यानी कि हिचकिचाहट के जो सच है वो आवाम के सामने लाना हम चाहते हैं। इसी वजह से अवाम भी जो है कुछ ऐसे अहम सवालात लेकर आपके सामने मैं मौजूद हूँ जो अवाम जानने के लिए बेवकूफ़, और ख़ास तौर पर उन शख्सियत से जो पार्टी के सीनियर है। तो ऐसे में सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जैसा कि KCR साहब वायदा करे थे हुकूमत आने से पहले कि आपके 4 MLA होंगे, 4 MP होंगे, 10 MLA होंगे, MLCs होंगे, मिनिस्टर्स देंगे, इस तरह के कई सारे वायदे करे थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि निज़ाम सरकार के दौर में जिस तरह थे देने वाले थे, अब हम लेने वाले हो गए। लेकिन हम पार्टी में आने के बाद, हमारी कामयाबी हासिल होने के बाद में हम भी जो है देने वाले बनेंगे। इस तरह के कई सारी चीज़ें KCR साहब वायदे करते आ रहे हैं। अवाम ये जानना चाह रही है क्या KCR साहब जो है सिर्फ वायदे ही करते रहेंगे या फिर कुछ काम भी करके दिखाएंगे। इस तरह के कई सवालात हमारे नाज़रीन के हैं। इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि KCR साहब का इब्तिदा में जब तेलंगाना फॉर्मेशन से पहले जब तेलंगाना की जब जद्दोजहद चल रही थी और तमाम यानी कि अवाम में डे बाई डे KCR साहब की मकबूलियत बढ़ रही थी, वैसे सिचुएशन में KCR साहब जो सिचुएशन क्रिएट करे अवाम में कि वो उन्हें ये चाह रहे थे कि निज़ाम सरकार एक बेहतरीन शख्सियत थी और निज़ाम सरकार की रियासत में अवाम बहुत खुशहाल थी और निज़ाम सरकार जिस वक्त यानी कि यहाँ पर थे तो अच्छे हुक्मरान की हैसियत से निज़ाम सरकार हुकूमत किए। आंध्रा वाले आने के बाद निज़ाम सरकार का जो दौर था उसको तबाह व ताराज कर दिए। आंध्रा वाले आने के बाद जो खुशहाली थी वो गुर्बत में बदल गई। और ऐसी सिचुएशन में KCR साहब ने यह वादा किया था जो देने वाले थे वो लेने वाले हो गए हैं, और फिर दोबारा जब तेलंगाना आ जाएगा तो जो आज लेने वाले हैं वो फिर दोबारा देने वाले हो जाएंगे। लेकिन पार्टी आके इतने साल हो गया, अब तक ऐसा नहीं हुआ। वही बात जो उन्होंने कहा था, तो वो बात के ऊपर उनका काम था कि अमली जामा पहनाएं। उस सिलसिले में हम तेलंगाना जिस वक्त फॉर्मेशन डे था उसके बाद तमाम लोगों के जहन में ये बात थी कि खुशआइन बात है कि तेलंगाना हमारा आज हम जो चाह रहे थे वो हमारा ड्रीम फुलफिल हो गया। चलिए आज इसके बाद हमको तेलंगाना जब आ गया है तो जो KCR साहब क्योंकि एक लायल आदमी है और एक माइंड ऑफ कमिटमेंट है और उन्हें जो बोला है उसके ऊपर अमल करेंगे। लेकिन तो अमल नहीं हुआ ना साहब। पार्टी आके कई साल हो गए, इतना वक्त हो गया,
फिर दोबारा जो है आप इक़्तिदार में आ गए, फिर दोबारा जो है आप सीएम बन गए, फिर आप वादे ही करते जा रहे हैं। अवाम यही जानना चाह रही है, वादे कर रहे हैं, कब करेंगे, अमल कब होगा, ये जानना चाह रहे हैं। मैं यही बात आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने वायदा किया था वो वायदे के ऊपर अमल करने वाले भी थे शायद मेरे ख्याल से, लेकिन जो हमारी पार्टी के साथ जो अलायंस हुआ जी, अलायंस की एक बहुत बड़ी कड़ी है, उसकी वजह हो सकती है कि आज जो उनके वादे थे वो पूरे फुलफिल नहीं हो सके। और दूसरी चीज़, केसीआर साहब जैसा आप बताया कि 12% रिजर्वेशन की बात किए थे, और उन्होंने 12 तो 14 एमएलए देते बोले थे, वो बात सही है। 4-5 मिनिस्टर देते बोले थे, वो भी बात सही है। 4-5 एमपीज देते बोले, वो भी बात सही है। लेकिन सबसे पहली चीज़, ये तमाम चीज़ों के ऊपर जो ये तमाम वायदे थे जिसको बरफदान में डाल दिया गया, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ यानी कि सियासी दांव-पेच है, जिसके अंदर जो हो सकता है मेरे जहन के हिसाब से जो इनकी जो अलायंस पार्टी से जो इनका जो वाबस्तगी हो गई है उसी का नतीजा है। मैं समझता हूँ वही एक कड़ी है जिसकी तरफ से मुसलमानों के जो मसाइल थे वो पूरे ना हो सके। तो आपका कहना इनका मतलब ये है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं तो उस हिसाब से एमएलए हो या एमपी हो उस हद तक बात समझ में आती, लेकिन 12% रिजर्वेशन की जो बात कर रहे थे आप, उस पर तो अभी तक अमल नहीं किया गया। सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर आज की तारीख में भी इस बात को हाईलाइट किया जाता है, जहां केसीआर साहब वायदा कर रहे हैं, मैं वायदा कर रहा हूं, वायदे का पक्का हूं, ये जो है बार बार रिपीट किया जाता है। तो मिनिमम कम से कम कुछ ना कुछ तो काम करना चाहिए। आप कई सारे वायदे करें लेकिन अमल रत्ती बराबर भी नहीं हुआ। ज़रूरत ईजाद की माँ है जी, जो पुराने लोगों की मिसाल है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो मैं ये बात कहूँगा कि जब आदमी की जब ज़रूरत रहती है तो उस वक़्त इंसान की मजबूरी रह जाती है कि उसका काम पूरा करे। उसके लिए क्या है कि हमारी जो लीडरशिप है बिल्कुल कमज़ोर और नाक़िस लीडरशिप है, जो हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं चुन के बनाया गया है वो लोगों को ताकि वो आवाज़ ना उठा सके। जिसमें आपके सामने जो ज़िम्मेदारान हैं, मिनिस्टर हो या चेयरमैन हो या एमएलसी हो, ये आप जानते हैं कि उनके हाथ पैर में कितनी सलाहियत है और उनकी ज़बान में कितनी सलाहियत है, और वो क्या अपने तरफ से केसीआर साहब से मसाइल आवाम के मनवा सकते हैं। ये मनवाना तो दूर की बात है, उन्होंने अपने मसाइल को हल करने में परेशान रहते हैं। तो वैसे लोग मसाइल को कहाँ से आवाम के हल करेंगे, और बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से। माइनॉरिटीज़ तो मुसलसिल शुरू में भी इतना रोज़ अव्वल से परेशान है और आज भी परेशान है, और माइनॉरिटीज़ चाहती है कि भाई आवाम ये चाहती है कि केसीआर साहब जो बोले थे उसके ऊपर अमल करें और उसके ऊपर पूरे तरीके से अमली जामा पहना है। लेकिन हो रहा ये कि सिर्फ एक चंद चीज़ें हैं, एक स्कूल के ताल्लुक से टैमरिज स्कूल का है, उसको एक लेके चल रहे, और एक मिसाल के तौर पे ओल्ड एज पेंशन, और जो भी मिसाल के तौर पे छोटे छोटे जो शादी मुबारक, कन्यादान मंडप, ये तमाम चीज़ों को लेके केसीआर साहब यही चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई हमारे जितने भी ये लोग हैं वो चराग तले अंधेरा जिस तरीके से बोलते हैं, पार्टी का जो कैडर है बिल्कुल मायूस हो चुका है जी। पार्टी का कैडर मायूस हो चुका है, और उसकी मायूसी की भी एक वजह है। आप बोलेंगे कि क्या वजह है? आज देखिए हुजूराबाद में इलेक्शन हो रहा जी, हुजूराबाद में इलेक्शन हो रहा, और जो कल तक के कांग्रेस के सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ने वाला कौशिक रेड्डी, आज वो पार्टी के अंदर उसको बुला के उसको एमएलसी दिया गया जी। तो जाहिर सी बात है कि जो 20 साल अपनी ज़िंदगी के पार्टी में अपने गुजार दिए और एक एम और एक टारगेट लेके गुजारे कि भाई हमारा भी कुछ यानी कि मुस्तकबिल बनेगा, हमारा भी कुछ फ्यूचर रहेगा ये पार्टी में, और हम जो मेहनत कर रहे हैं इसका कुछ ना कुछ इसका हमारे को सिला मिलेगा। लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि कल के जो लोग हैं जो पार्टी में आए, आज वो लोग यानी कि जो कल तक पार्टी में गालियाँ देते थे पार्टी के केसीआर को या टीआरएस को, आज तारासानी श्रीनिवास यादव है, वो आज मिनिस्टर हैं। यही वजह है कि हाल ही में सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ लोग पार्टी से जो है रिजाइन दे रहे, हट जा रहे, खासतौर पर माइनॉरिटी को लेकर। हाल ही में हमने एक डिबेट भी किया था अबरार साहब से, जो अबरार हुसैन आज़ाद, वो अबरार हुसैन आज़ाद 2003 में आए थे, उन्होंने 2003 में आए, उसके बाद से अभी हाल में उन्होंने रिज़ाइन किया। और वो एक नहीं बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो पार्टी से जो वाबस्ता हैं वो भी खुश नहीं हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सबसे बड़ी चीज़ घर के अंदर जो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, अगर आप सियासत में जब जाते हैं तो आपका कोई एम होता है कि आपका एक टारगेट लेके चलते हैं आप कि मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, आज इतने साल में गुजार रहा हूँ, कल हमारी पार्टी आ जाएगी तो हमारा कुछ ना कुछ हमारा अपना मुस्तकबिल कुछ रोशन होगा।
लेकिन यहाँ पर जितने भी पुराने लोग थे उनका मुस्तकबिल तो रोशन होना दूर की बात है, उनका मुस्तकबिल तारीख हो चुका है आज तेलंगाना राष्ट्र समिति में। हाँ, अब जैसा कि मिसाल के तौर पर एक श्रीनिवास रेड्डी है, बंडा श्रीनिवास रेड्डी, आज उन्हें SC/ST का है, आज उसको एक चेयरमैन दे दिया गया, तो वो कल तक कुछ भी नहीं था, क्योंकि हुजूराबाद में इलेक्शन है, वहाँ की आवाम का दिल जीतना है, वहाँ की आवाम में काम करवाना है, वहाँ से वोट हासिल करना है, इसलिए। और सुनने में ये भी आ रहा है 10 लाख रुपए जैसा कि केसीआर साहब पर हेड, हाँ पर हेड 10 लाख। क्या ये 10 लाख रुपए सिर्फ इलेक्शन की वजह से दिए जा रहे हैं या फिर इसके पीछे कुछ और मकसद है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ केसीआर साहब के पास एक रेफरेंडम की वैसी बात हो गई है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज़ ईटा राजेंद्र साहब जो थे वो मूवमेंट के आदमी थे, तेलंगाना के मूवमेंट में वो बहुत ज़्यादा काम किए और केसीआर साहब के साथ शुरू से आखिर तक उन्होंने साथ रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि MLA थे, मिनिस्टर हुए, और जो भी थे हर एक मिनिस्टर के साथ, हर एक MLA के साथ नीच नीच होता ही है, कोई दूध के दूल्हे नहीं होते। लेकिन उनको जो निकाल देने के बाद वो सीट जीतने की खातिर आज जो ये कोशिश की जा रही है, इसमें जैसा कि मिसाल के तौर पर कौशिक रेड्डी को बुला के MLC दिया गया है, और ये तरीके से जो दिया जा रहा और उसके 10-10 लाख रुपए दे के आवाम को खुश करके उनसे वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही, ये एक खाली इलेक्शन का ट्रेंड है। मैं ये बात बोलता हूँ कि आवाम अपनी खुशी से वोट डाले। आज देखिए, पानी के सिलसिले में हर एक घर को पानी के साथ आधार कार्ड लिंक करने के लिए कानून बना दिया गया है। अगर आप आधार कार्ड को अगर लिंक नहीं करेंगे तो आपको 5,000 चिल्लर के हिसाब से आपको 5-9 महीने का बिल आपको भरना पड़ेगा एक साथ। तो जाहिर सी बात है कि ये जब आपको आधार कार्ड के लिए लिंक करना है, आधार कार्ड को लिंक करना है पानी के लिए, लाइट के लिए, टेलीफोन के लिए, आपके अपने पासपोर्ट के लिए, बैंक के लिए, हर जगह पर आधार लिंक है। क्या ये हिंदुस्तान के अंदर जो रियासतों के अंदर जो तख्त पे बिठाया जाता है, तख्त से उतारा जाता है, ये इतना बड़ा इलेक्शन का मूवमेंट रहता है। इलेक्शन जो एक आवाम की तरफ से एक रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन ही है, जो कि एक को जिताना, एक को हराना। आवाम को अगर मिसाल के तौर पे अगर आप यही जिस तरीके से आधार को लिंक करें, आप आधार को क्यों नहीं सिस्टम में इलेक्शन में लाते? मैं तो ये बात बोलता हूँ कि ये आधार को इस्तेमाल नहीं करना, ये भी एक सोची समझी साजिश है। और दूसरी चीज़, आज देखेंगे आप इलेक्शन का माहौल ऐसा हो गया आजकल कि बगैर पैसों की इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन में सबसे बड़ी चीज़ काम करने वाले की काम की बुनियाद पर इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन आज इलेक्शन काम की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं है, पैसे की बुनियाद पर इलेक्शन है। आप बोलेंगे कि भाई पैसे की बुनियाद पे कैसे? आज देखेंगे हर एक वोटर बगैर पैसे के वोट डालने को तैयार नहीं, और जो कैंडिडेट है वो पैसे दे के वोट यानी उन्हें जब हासिल कर रहा, तो उन्हें बाद में जीतने के बाद क्या आप उससे उम्मीद रख सकते हैं कि आप उन्हें काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसी तरीके से आज जो हमारे पास तेलंगाना राष्ट्र समिति में और बिलखुसूस तेलंगाना रियासत में इलेक्शन का माहौल इसी तरीके से हो गया है कि बगैर पैसे के इलेक्शन नहीं है, और बगैर पैसे देना और हर कैंडिडेट ठहरने वाला पैसे, आज करोड़ों में पैसे इलेक्शन में खर्च हो रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमिश्नर के कानून के खिलाफ है, लेकिन वो पूरे तरीके से अमल हो रहा। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है उसमें जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर पुलिस आती है, इलेक्शन कमिश्नर आता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर आता है, उसके साथ पोलिंग एजेंट्स आते हैं और उसके साथ कैंडिडेट्स आते हैं जो भी इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। ये तमाम के तमाम बगैर पैसे के कोई नहीं है जो कि मिसाल के तौर पर इसके अंदर इन्वॉल्व हुए कि कामयाब इलेक्शन कामयाब होने तक हर आदमी का अखराजात अपनी हद से ज़्यादा खर्चे आज के इलेक्शन में है। पहले कभी इलेक्शन आज़ादी के वक्त जब इलेक्शन हुआ करता था, तो आज़ादी के बाद कभी ऐसे इलेक्शन नहीं हुए जो आज जो देखने में आ रहा है इलेक्शन। ये तो ज़्यादाती गुंडागर्दी और पैसे की बलबूते पे इलेक्शन जीते जा रहे हैं, और इलेक्शन जीतने वाला कभी काम करने के लिए तैयार नहीं मेरे ख्याल से। तो नादरी, जैसा कि आप देख रहे थे कि अब तक के सवाल जवाब हमारे TRS पार्टी के सीनियर लीडर के साथ हमारे हो रहे थे, आगे भी होते रहेंगे। हुजूराबाद के इलेक्शन को लेकर और भी अपडेट निकल के आते रहेंगे, तो उस वक्त हम फिर एक बार खमर साहब को जो है इन्वाइट करेंगे और इस ताल्लुक से बातचीत करेंगे और मौजूदा हालात के ऊपर भी बात करेंगे। खासतौर पर TRS पार्टी के माइनॉरिटीज लीडर्स को लेकर भी हम बातचीत करेंगे, और एक बार फिर हम आप जो है खमर साहब को यहाँ पर बुलाएंगे स्टूडियो पर। फिलहाल के लिए इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में खमर साहब, अपने EDH न्यूज़ के नाज़रीन को अगर आप कुछ पैगाम या मैसेज देना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं। मैं ये बात कहूँगा जी कि सबसे बड़ी चीज़ एक इत्तेहाद और अपने तमाम की मिलके जब तक क़ुव्वत बनेगी नहीं, कोई मसाइल को हल करने के लिए मुश्किल होती है। जी आज हमारे पास तेलंगाना राष्ट्र समिति में जितने भी हमारे यानी कि TRS के नॉन माइनॉरिटीज़ के तमाम जितने भी लीडर्स हैं, वो लोग इत्तेफाक और इत्तेहाद को
लेके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आज हमारे जो मकासद है उसको पूरे तरीके से कामयाब नहीं हो सका। और मैं तमाम हमारे पार्टी के TRS के तमाम कैडर से मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने मसाइल को हल करने के लिए जिस तरीके से KCR साहब जाके आज हुजूराबाद के इलेक्शन में जाके कौशिक रेड्डी को जिस तरीके से MLC बनाए, आज हमारे 20 साल गुजार दिए, हमारी ज़िंदगी के 20 साल गुजारना और हमारी अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना, अपनी उम्र को पूरी सर्व करना और अपने जो माली हालात को कमज़ोर कर लेना, उसके बाद आज हमारे को कुछ भी नहीं मिलना और हम अपने आप को खामोश बैठे रहना, ये हमारे लिए खुद एक यानी कि लम्हे फ़िक्र है। और हमारे तमाम कैडर को मैं दरख्वास्त दूंगा कि वो तमाम एक आवाज़ हो के अपने मकसद को कामयाब बनाने के लिए एकजुट हों और अपने मकसद के लिए आगे बढ़े। मैं भी आपके साथ हूँ, ताकि ये जो हमारे जो मुसलसिल की 20 साल की जो मेहनत है इसको नाकारा ना करें, बल्कि इसको कामयाब करें। और जिस तरीके से आज KCR साहब अपने मकसद को सामने लेते हुए, जिस तरीके से आज कौशिक रेड्डी हो या श्रीनिवास रेड्डी हो जो कि चेयरमैन है या MLC हो, जिसको भी आप आगे बढ़ा रहे, उसी तरीके से कई हमारे ये लोग हैं जिसमें क्या होता है, हमारा दयाकर बोल के एक प्रेस रिपोर्टर है जो कि तकरीबन 20 साल से वो तेलंगाना राष्ट्र समिति से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज भी वो बेचारा कुछ भी कहीं का भी नहीं है। ऐसे कईयों सौ लोग हैं हमारे पार्टी के जो बिल्कुल रहते हुए भी नहीं के बराबर है, उनका कोई मुस्तकबिल आज तक के रोशन नहीं हुआ। तो ये तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हमें एक आवाज़ बनना चाहिए और बन के इसके ऊपर हक़ के लिए अपनी आवाज़ उठाना चाहिए। और मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल हक है और मैं हक़ की आवाज़ उठाऊँगा और उठाते रहूँगा जब तक कि ये हक़ की बात के ऊपर अमल नहीं होगा। ये मेरा मकसद है। और जो भी मसाजिद हो या अपने जो भी अपने उस्मानिया हॉस्पिटल हो, जो कि निज़ाम के जो भी जो इमारत है, जो भी उसके जो मोनूमेंट्स है, जिसको भी हिफाजत करना है, ये तो जायज़ सी बात है। तमाम के जज्बात को, एहसासात को मिसाल के तौर पर मजबूर ना करते हुए तमाम की खुशियों को लेकर KCR साहब का काम है कि चलें। कल के दिन ये बात ना हो कि कल के दिन जो मोनूमेंट्स जो निज़ाम सरकार के ज़माने में दौर हुकूमत में जो बनाए हुए हैं उसको बरकरार रखें। इसके लिए हमारी भी आप तमाम से दरख्वास्त है और इसमें हमारे साथ आप तमाम मिल के जुड़े और हमारे साथ दें। अस्सलाम वालेकुम। MK Caterers, Masters in Taste and Quality. Services available: catering, lighting, decoration, event management, video and photography. Varieties of dishes: vegetarian, Indian, Mughlai, Chinese and Arabic. For further details, contact Khaja Kalimuddin and Muhammad Muzammin on the given numbers 9246 346801 or 9246 734601. जर्मन-10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।